नमस्कार, मैं हूं मनीष मणि और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया। अगर आपने हमारे YouTube चैनल दबंग इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। एक बहुत ही खतरनाक ड्रग स्मगलर जो ऑर्गेनाइज तरीके से क्राइम और ड्रग की तस्करी करने के लिए जाना जाता रहा। वह ड्रग स्मगलिंग के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसने न जाने कितने ही लोगों को मौत के घाट उतारा और जिसने ड्रग की तस्करी के लिए शहीद सैनिकों की लाशों को भी नहीं बख्शा। आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के बहुत ही खतरनाक ड्रग डीलर फ्रैंक लुकस की। फ्रैंक का जन्म 9 सितंबर 1930 को संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉ ग्रेंज, नॉर्थ कैरोलिना में हुआ था और जिसका पालन पोषण नॉर्थ कैरोलिना के ग्रीन्सबोरो में हुआ। कैरोलिना में रहते हुए उसने गरीबी और जुर्म को बहुत करीब से देखा। चोरी और हत्या वहां के लिए आम बात होती। ऐसे में फ्रैंक का बहुत ज्यादा समय तक इस माहौल से दूर रहना संभव नहीं था। कहा जाता है कि अपराध की दुनिया में आने को वह मजबूर हुआ। उसके सामने ही उसके 12 साल के चचेरे भाई की हत्या क्लान नाम के एक अपराधी ने कर दी थी। उसके बाद तो फ्रैंक को अब एक अलग ही दुनिया दिखने लगी। उसकी जिंदगी धीरे धीरे मुश्किलों से घिरती जा रही थी क्योंकि उसके घर में कमाने वाला कोई नहीं था। तब छोटी उम्र में फ्रैंक ने अपनी भूख मिटाने के लिए पहली बार खाने की चोरी की। उसकी यह चोरी जुर्म की दुनिया में सफर का पहला कदम था। धीरे धीरे चोरी और शराबियों को लूटना उसका पेशा होता गया। फ्रैंक के लाइफ में एक वक्त ऐसा भी आया जब उसने आपराधिक जीवन में रहते हुए एक कंपनी में नौकरी शुरू की। कुछ समय में ही वह कंपनी मालिक के कर्मियों में शुमार हो गया। जुर्म की दुनिया से वो अब दूर हो रहा था। कंपनी मालिक के साथ उसकी बेटी का विश्वास भी उसके ऊपर जमने लगा था। अब सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन कंपनी मालिक को जब यह बात पता चली कि उसकी बेटी और फ्रैंक का एक दूसरे के साथ अफेयर चल रहा है, तब वह फ्रैंक को बहुत डांट लगाता है। तब फ्रैंक की आपराधिक प्रवृत्ति फिर से जाग उठी। वह लोहे के पाइप से अपने मालिक के सर पर प्रहार करता है, कंपनी से $400 की चोरी करता है, कंपनी में आग लगाता है और फिर वहां से फरार हो जाता है। अब पुलिस उसके चारों तरफ उसे ढूंढ रही होती है। उसे डर था कि वह या तो आजीवन कारावास में रहेगा या फिर उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तब उसकी मां उसे न्यूयॉर्क भाग जाने का सुझाव देती है। पुलिस से बचने के लिए फ्रैंक ग्रीन्सबोरो से भाग गया और फिर कभी भी अपने घर को वापस नहीं आया। उन दिनों न्यूयॉर्क में जुर्म की दुनिया बहुत तेजी से बढ़ रही थी। अलग अलग जगहों से न्यूयॉर्क में नए नए मुजरिम आ रहे थे। फ्रैंक भी उन्हीं अपराधियों में से एक था। युवावस्था में अपने अपराध की सफलता को देखते हुए फ्रैंक लुकस न्यूयॉर्क में भी इस प्रवृत्ति को जारी रखने का फैसला करता है। फ्रैंक बंदूक की नोक पर एक बार को लूट न्यूयॉर्क में अपने आपराधिक चरित्र की शुरुआत करता है। न्यूयॉर्क में फ्रैंक ने पहली बार देखा कि बड़े पैमाने पर और बड़े लेवल पर जुर्म कैसे किए जाते हैं। यहाँ के जुर्म की काली अंधेरी गलियों में उसके अपराध का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता रहा। तब न्यूयॉर्क के एक नामी गैंगस्टर बम्पी जॉनसन का ध्यान फ्रैंक पर गया। जॉनसन फ्रैंक को अपने गिरोह में आने का न्योता देता है। कहते हैं कि जॉनसन ने फ्रैंक की खूबियों को देखते हुए उसे सीधा अपना पर्सनल ड्राइवर बना लिया था। जॉनसन का ड्राइवर होना भी फ्रैंक के लिए एक बड़ी उपलब्धि साबित हुई। ड्राइवर बनने के बाद वह जॉनसन के साथ हर उस स्थान पर जाता जहां जॉनसन को जाना होता था। जॉनसन के साथ होने से
वह अपराध की दुनिया को बहुत करीब से जानने और पहचानने लगा। अपराध की हर छोटी बड़ी बातों को वह देख और बहुत ही बारीकी से सीख रहा था। साथ ही जॉनसन के साथ रहने से फ्रैंक को भी काफी लोग जानने लगे थे। धीरे धीरे अपराधियों के बीच फ्रैंक का काफी नाम होने लगा। इसका कारण भी था फ्रैंक का जॉनसन का बेहद खास आदमी होना। 15 साल तक फ्रैंक लुकस जॉनसन के लिए ड्राइवर की नौकरी करता रहा और इस बीच उसका जुर्म की दुनिया में बड़ा नाम हुआ। अचानक जब 1968 में जॉनसन की मौत दिल के दौरे के कारण हो गई, तब फ्रैंक लुकस ने जॉनसन की जगह लेने का फैसला किया। साथ ही उसने जॉनसन के ड्रग्स बिजनेस को अब बड़े लेवल पर करने का निर्णय भी लिया। जॉनसन के बाद इस गैंग में जिसने भी फ्रैंक का विरोध किया वह जिंदा नहीं रहा। जब गैंग में उसका कोई विरोध करने वाला नहीं रहा, तब उसने अमेरिका की गलियों में भटकते युवाओं को हेरोइन की लत लगानी शुरू की। उसकी काली कमाई अब बढ़ने लगी थी, लेकिन इसी बीच उसकी नजर इस धंधे में माहिर बिचौलियों पर भी थी, जो दूसरे देशों से ड्रग्स की सप्लाई फ्रैंक को करते थे, साथ ही अच्छी खासी कमाई भी करते थे। तब फ्रैंक इन बिचौलियों को अपने रास्ते से हटाने का निर्णय करता है। अमेरिका में ड्रग्स के धंधे के लिए जगह जगह लोगों की लाशें गिर रही थी। वह किसी भी तरह से इस धंधे में अपना वर्चस्व कायम करना चाहता था। ड्रग्स के व्यापार से वह अब रईसों वाली जिंदगी जी रहा था। बिचौलियों को अपने रास्ते से हटाने के बाद इस धंधे के बड़े हिस्से पर उसका दबदबा हो गया, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस की नजर उसके व्यापार पर पड़ चुकी थी। बाहर के जिन देशों से वह हेरोइन मंगा रहा था, अमेरिकी पुलिस कई बार उस ड्रग्स को जब्त कर फ्रैंक को चुनौती दे रही थी। इस बात से फ्रैंक बहुत परेशान रहा। तब हेरोइन की सुरक्षित आपूर्ति बढ़ाने के लिए लुकस ने अपने एक करीबी रिश्तेदार लेस्ली एटकिंसन को अपने साथ किया। किंसन बैंकॉक में अपने बार से अमेरिकी सैनिकों को ड्रग्स बेचा करता था। उसने फ्रैंक को बैंकॉक के स्थानीय हेरोइन डीलरों से संपर्क बनाने में मदद की। यहाँ के डीलरों से वह ब्लू मैजिक नाम का एक ड्रग अमेरिका में सप्लाई करने की बात फाइनल करता है। बताया जाता है कि ब्लू मैजिक ड्रग 99% से लेकर के 100% तक प्योर हुआ करता था। उसमें कोई भी मिलावट नहीं थी। अमेरिका में ऐसे ड्रग्स के लिए उस समय नशे के आदी लोग मुंह मांगी रकम देने को भी तैयार थे, लेकिन इस ड्रग को अमेरिका में सबकी नजरों से बचाकर सप्लाई करने में बड़ी अड़चन थी। उस समय वियतनाम वार चल रहा था, जिसमें अमेरिकी सेना के जवान भी युद्ध कर रहे थे। इस कंडीशन में बैंकॉक से ड्रग की सप्लाई अमेरिका में संभव नहीं थी। तब फ्रैंक के दिमाग में बहुत ही खतरनाक उपाय सूझता है। वह इसे अंजाम देने के लिए भ्रष्ट अमेरिकी सैन्य कर्मियों और पुलिस अधिकारियों को अपने साथ जोड़ता है और फिर वियतनाम में शहीद हुए अमेरिकी सैनिकों के ताबूतों में ड्रग्स छिपाकर साउथ ईस्ट एशिया से सीधे अमेरिका भेजे जाने लगा। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कोई भी किसी भी शहीद के ताबूत की जांच नहीं करता था। इस तरकीब से फ्रैंक का ड्रग बिजनेस बड़ी तेजी से बढ़ने लगा। कहा जाता है कि वह उस समय में एक दिन में $1 मिलियन की कमाई करता था। $1 मिलियन। फ्रैंक दक्षिण पूर्व एशिया से सीधे संयुक्त राज्य अमेरिका में हेरोइन की तस्करी करने वाला पहला ब्लैक ड्रग किंग पिन
बन गया। फ्रैंक को ब्लू मैजिक ड्रग के रूप में अमेरिकी डॉलर की मानो प्रिंटिंग मशीन मिल गई हो। उसके पास अथाह धन आने लगा था। संयुक्त राज्य अमेरिका में जैसे जैसे उसके ड्रग के व्यवसाय का विस्तार हुआ, वैसे ही उसने बैंकों और रियल एस्टेट के माध्यम से काले धन को सफेद करने का काम भी शुरू कर दिया। इसके लिए उसने लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया, मियामी, फ्लोरिडा और मिशिगन जैसे जगहों को अपने प्लान में शामिल किया। उसने उत्तरी कैरोलिना में हजारों एकड़ खेत भी खरीदे। महंगे से महंगे सामान खरीदना उसके लिए अब आम बात हुआ करती थी। वह अक्सर मशहूर हस्तियों के साथ देखा जाने लगा। उसकी पत्नी जूलियाना भी अपने खरीदारी के लिए बहुत मशहूर थी। फ्रैंक का ब्लू मैजिक ड्रग्स का व्यापार अमेरिका में बहुत तेजी से फैल रहा था। वहीं दूसरी तरफ इसके ओवरडोज से बहुत से युवाओं की जान भी जा रही थी। इस बात से अमेरिकी प्रशासन और पुलिस बहुत चिंतित थी। तब वहां की पुलिस ड्रग्स के कारोबार को रोकने के लिए जगह जगह दबिश देनी शुरू करती है। जब ड्रग्स के कारोबार और कारोबारियों पर कार्रवाई चल रही होती है, उसी बीच फ्रैंक का नाम भी सामने आता है, जो अब तक छिपा हुआ था। किसी को नहीं पता था कि ब्लू मैजिक ड्रग्स का कारोबार कौन कर रहा है। तब अमेरिकी पुलिस फ्रैंक के काले कारोबार की छानबीन शुरू करती है। अंततः फ्रैंक लुकस के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कराया। 1975 में न्यू जर्सी के अपने घर पर एक आश्चर्यजनक दबिश में वह पुलिस के गिरफ्त में आ जाता है। गिरफ्तारी के बाद उसे जेल में डाल दिया गया। फ्रैंक की गिरफ्तारी के बाद उसके एक रिश्तेदार को भी गिरफ्तार करती है पुलिस, जो बाद में पुलिस को फ्रैंक के खिलाफ गवाही देने को राजी हो जाता है। मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री का दोषी पाए जाने पर फ्रैंक को 70 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन कुछ समय बाद फ्रैंक सरकारी मुखबिर बन गया। तब उसकी सजा 70 साल से घटाकर 5 साल कर दी गई। जेल से छूटने के कुछ समय बाद उसने कुछ खास मुखबिरी न करते हुए 1984 में ड्रग्स बेचने का प्रयास किया, जिसे फिर से उस जुर्म में गिरफ्तार भी किया गया और फिर से उसे 7 साल की सजा हुई। जेल से बाहर आने के बाद 2012 में एक बार फिर फ्रैंक को धोखा और चोरी के जुर्म में तीसरी बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन इस बार कमजोर स्वास्थ्य के कारण उसे परिवीक्षा के लिए सजा सुनाई गई। वहीं वह एक कार दुर्घटना में पैर टूटने के बाद व्हीलचेयर तक ही सीमित था। जैसे जैसे वह जेल में रहा, वैसे वैसे उसके ड्रग्स का साम्राज्य भी डूबता गया। एक तरफ पुलिस और दूसरे तरफ उसके विरोधी गुट के लोग उसके व्यापार को खत्म करते गए। 30 मई 1919 को न्यू जर्सी में कमजोर और लाचार फ्रैंक लुकस की मौत हो गई। तब वह 88 साल का हो चुका था। फ्रैंक अपने ड्रग्स के काले कारोबार को बहुत ऊंचाई तक ले गया। उसने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे जरिए को ढूंढा जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने जुर्म और अपराध की दुनिया में बहुत नाम कमाया। लेकिन अपराध चाहे जिसने भी किया हो, जैसे भी किया गया हो, कितने भी बेहतरीन तरीके से क्यों न किया गया हो, जुर्म की दुनिया में उसकी उम्र चाहे जो भी हो, एक न एक दिन कानून के लंबे हाथ अपराधी के गर्दन तक जरूर पहुंचते हैं। फ्रैंक लुकस के साथ भी ऐसा ही हुआ। आपको यह क्राइम स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।